तो गाइज वेलकम टू आवर चैनल। 9 मार्च के न्यूज़ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि मैं ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम पे आवाज़ नहीं आई, इसीलिए लाइव सेशन ज़्यादा अच्छा होता है ना। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता है और आप पूरी एनर्जी आप लगा चुके होते हैं और काम नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आप बता दें आज कि हम लोग थोड़ा न्यूज़ सेंट्रिक अब ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे पास आ रहे हैं। चूँकि वनडे एग्ज़ाम्स, पीसीएस, यूपीएससी सब प्रीलिम्स जो है वो करीब है, तो कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं उस पर भी ज़्यादा फोकस रहे हमारा, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाएँ। ठीक है, तो आज रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है। कल से हम लाइव सेशन पर ही जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में नुकसान ज़्यादा होता है कई बार ना, अगर आवाज़ नहीं आती है तो बहुत मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अभी आपको वीडियो बहुत पहले मिल चुकी होती, बट इट वॉज सो सैड कि मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, किसी को अगर क्लास में ज्वाइन करना हो, गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करना हो, सब कुछ अभी अवेलेबल है। बहुत अच्छा समय है, ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो लोग घर से दिल्ली तक नहीं आ पा रहे हैं वो हर तरीके की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। IAS दरबार एप्लीकेशन है, आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जा करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी इसके कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि फुल कोर्स को अटेंड करना है तो वो आप यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। गाइडेंस प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि ये पढ़ो और ऐसे पढ़ो। आपको प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपका रखा जाता है। आप अपने पर्सनल मेंटर से, कोच से मिल सकते हो। मुखर्जी नगर में अगर आप हैं या दिल्ली में हैं तो आप मुलाकात कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर एक शेड्यूल है, एक टारगेटेड, देखिए इस तरीके की डायरी होती है जिसमें कि हम आपको प्रॉपर तरीका बताते हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पढ़ना है, एक दिन में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ट्रैक रिकॉर्ड आपका रखा जाता है सो दैट आपको बाउंड किया जा सके, क्योंकि प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है ये सबको पता है, बट कई बार क्या होता है कि हम अपनी तैयारी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते, उस वजह से हमारा रास्ता कब भटक गया हमें ये पता नहीं चलता। तो एक मेंटर का काम और रोल यही होता है कि वो आपको सही रास्ते पे रख सके, और उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। महात्मा गांधी जी का कोटेशन है आज। नॉन वायलेंस पर कोई आपको आता हो अगर ऐसे लिखने के लिए, या फिर GS पेपर 4 में आप महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो ये कोटेशंस आपके काम आ सकता है। पीस हैज़ इट्स विक्ट्रीज मोर ग्लोरियस दैन दोज ऑफ वॉर। अगर आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं, इनका परिचय जानते हैं, तो ये हमेशा से ही अहिंसा के साथ रहे हैं, ना कि हिंसा। तो हिंसा के खिलाफ रहे हैं ये। पीस को ज़्यादा प्रिविलेज देते थे, तवज्जो देते थे। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर के भारत तक, और कई जगह पे जहाँ पे इन्होंने पीस का सहारा ही लिया है, और अपनी बातों को सामने रखने के लिए और अपनी बातों को इवन मनवाने के लिए भी। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनल लाइफ में भी, और यूपीएससी में तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, आपके फर्स्ट पेज पर ही आया हुआ है। कोटा सेंट्रिक ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में 50% कोटा से ज़्यादा आप कोटा नहीं दे सकते। राज्य सरकार को ये हिदायत दी गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। 1992 में 9 जज की बेंच बनाई गई थी। इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस केस है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि SC STs जो हैं वो मोस्ट बैकवर्ड आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में कंसीडर्ड हैं, और उसमें वंस पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल लिस्ट अंडर द आर्टिकल 341 एंड 342 देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ शोइंग देयर बैकवर्डनेस अगेन। तो यहाँ पे कोटा को लेकर के ये जजमेंट वहाँ पर आया था इंदिरा साहनी केस में। उसके बाद 2006 में M नागराज केस आया था 2006। यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे टॉप क्रीमी लेयर की बात की गई थी। देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो 8 लाख से ऊपर के इनकम वाले OBC लोग भी हैं उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है और उनको कोटा का प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ SC STs में नहीं है। इसके बाद 2018 में जर्नैल सिंह केस, बहुत ही फेमस केस है, हमने इस पर डिस्कशन पहले किया हुआ है। 5 जज की बेंच थी, इसमें कहा गया था कि SC STs में भी क्रीमी लेयर को इंश्योर किया जाना चाहिए, और क्रीमी लेयर इंश्योर अगर होता है
तो जो रियल में डिजर्विंग लोग हैं SC/STs में, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये पूरा आपका हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं और भी केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोटा से एसोसिएटेड। और इसमें अभी क्या न्यूज़ है, देखिए प्रेजेंट जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। महाराष्ट्र में मराठा कोटा दिया जाता है, और मराठा कोटा किस पर दिया जा रहा है, जॉब और एजुकेशन पर दिया जा रहा है। तो वो कोटा 50% का जो सीलिंग कैप है उसको क्रॉस कर चुका है। ऐसे बहुत और भी राज्य हैं जैसे कि केरला। तो कई राज्यों में इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को 50% के कोटा से ऊपर तक कोटा दिया गया है। ये स्पेशल केस के लिए अलाउड होता है, लेकिन मराठा कोटा जो 50% के कैप को पार कर रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को साबित करने में जो गवर्नमेंट है वो नाकामयाब है। इसलिए ये पूरा मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं होने के बावजूद ये 50% की सीलिंग को कैसे क्रॉस कर रहा है। ये जो इंदिरा साहनी केस का जजमेंट है उसको यहाँ पर ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, 102 अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद है क्या है ये 102 अमेंडमेंट एक्ट? ये आया था OBCs के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे और एम्पावर करने के लिए 102 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो आया था। आर्टिकल 342A में इसको शामिल किया गया, इंसर्ट किया गया 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। ये जो एक्ट है आर्टिकल 342A एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए कानून बनाया जा सके और उनको एम्पावर किया जा सके, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिजर्वेशन से एसोसिएटेड, रिजर्वेशन कैप से एसोसिएटेड, इंपॉर्टेंट जजमेंट और केसेस आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल पूरा डिबेट डिस्कशन चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, कि क्या कैसा कानून होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लास है उनको एम्पावर करने के लिए क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अगला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IR में आप इसको एसोसिएट करेंगे। IR में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगान पीस टॉक होने वाला है और वहाँ पे अभी बातचीत हुई है जिसमें कि इंडिया को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब US, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान इस मीटिंग में शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जब ऐसा सूत्रों के मुताबिक ये पता चला था, सोर्सेस का ये कहना था कि रशिया के द्वारा भी ये कहा गया था कि इंडिया को बाहर रखा जाए, यानी कि चाइना, US, पाकिस्तान, ईरान, US, रशिया मिलकर के इसमें बातचीत कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आज के समय में कि US एक तरफ इंडिया को इंक्लूड कर रहा है पीस टॉक में, पीस प्लान में, अफगान पीस प्लान में। वहीं रशिया जो एक बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है इंडिया का, वो इंडिया को इंक्लूड करने की बात नहीं कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है रशिया के ऊपर? तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि अब अफ़गानिस्तान टॉक में इंडिया शामिल होगा। तो इंडिया वैसे भी शुरुआत से भी आपको पता है कि इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अफ़गानिस्तान में। इंडिया अफ़गानिस्तान का बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छा है, और अब जब US वहाँ से अपने ट्रूप्स को लेकर के वापस जा रहा है तो अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इंडिया की सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट डालेगी। अफ़गानिस्तान का जो पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज होगा वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया शुरू से ये चाहता है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान कंट्रोल्ड पूरी गवर्नमेंट और सोसाइटी होनी चाहिए। वहाँ पे जो भी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, वो सब कुछ इंश्योर किया जाना चाहिए। और इसके लिए इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अभी तक प्ले किया है। और अब अगर इस पीस टॉक में इंडिया नहीं होता तो फिर इंडिया के लिए बहुत सोचने वाली बात थी, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया को इंक्लूड कर लिया गया है। बट ये जो बदलता हुआ डायमेंशन है अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस की बात करें, इंडिया, US, इंडिया, रशिया, इस तरीके के रिलेशंस की अगर आप बात करें, तो ये बहुत
अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपका जो एक दिमाग में एक फीचर बनना चाहिए, एक गैप्स क्रिएट होने चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आर्टिकल पर चलते हैं। आज का न्यूज़ इतना ही इंपॉर्टेंट था। न्यूज़ में बाकी आप जाएंगे न्यूज़पेपर पे तो कोटा सेंट्रिक और भी वही जो हमने भी डिस्कस किया उसको और एलैबोरेटेड तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आपके कुछ न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल पेज पर लेबनान को लेकर के हैं। लेबनान में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़की हुई है क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ऑलरेडी अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। सी राजा मोहन सर का ये आर्टिकल है, डिस्पाइट द डाउटर्स। देखिए इसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं, थिंकर्स हैं, डिबेटर्स हैं, जो जैसे ही एक पॉलिटिकल डायमेंशंस बदलता है तो वो अपने अपने जो सोच है उसको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जरिए रखने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब से सरकार बदली थी अमेरिका में, जो बिडेन की गवर्नमेंट आई थी अमेरिका में, तो क्या हुआ, इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर के लोगों के अलग अलग वक्तव्य सामने आए। लोगों का क्या मानना था, थिंकर्स का क्या मानना था, बड़े बड़े लीडर्स का, पॉलिटिशियंस का क्या मानना था। अब इंडिया और यूएस का रिलेशन वैसा नहीं रहेगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी माना गया अभी तक। ठीक है, क्या ऐसा सच में है, तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीक में जो क्वाड नेशंस हैं उनकी मीटिंग शेड्यूल की गई है। फर्स्ट एवर समिट ये होगा नए गवर्नमेंट के आने के बाद यूएस में, और क्वाड में जो 4 देश हैं आपको उनका नाम अच्छे से पता होगा, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का एक क्वाड्रिलेटरल समिट होता है। और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वाड नेशन या क्वाड ग्रुप है ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो जब इंडो पैसिफिक हम जोन की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये क्वाड जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ सामने आते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज टू काउंटर बैलेंस चाइना। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वाड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, टू काउंटर बैलेंस चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक लोग क्या मान रहे थे कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक जो पॉलिसी रही वो चाइना के अगेंस्ट में या चाइना को काउंटर करने के लिए रही, इकोनॉमिक लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर, हर लेवल पर, क्या जो बिडेन भी ऐसा करेंगे, तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने इंडिया की जो कैपेसिटी है, इंडिया का जो चेंजिंग ऑर्डर है, जब बदलता हुआ जो क्रम है पूरे इंटरनेशनल टर्म में, उसको अंडरस्टिमेट किया समहाउ। लोगों ने ये मान लिया कि यूएस को अब इंडिया की ज़रूरत नहीं है। बट क्या सही मायने में ऐसा है? लोगों ने ऐसा बोला कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है यानी जो बिडेन की जो सरकार है वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत कंसर्नफुल है, और चूंकि कथित तौर पर बहुत सारे मुद्दे लाइक कश्मीर का इशू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रोहिंग्या इशू, ये सारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें कि लोगों का मानना है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रहता है, और इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट है, वो दूरी बना लेगी मोदी गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इनमें से कोई भी अजम्पशंस अभी तक सही साबित नहीं हुए हैं। दे ऑल आर इनएक्यूरेट। यहाँ तक कि चाइना के साथ रिलेशन को एम्ब्रेस करेंगे जो बिडेन, ये बात भी अभी तक सही साबित नहीं हुई है। बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक का रिलेशन रहा है चाइना के साथ, वो उसी आइडियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्रेंड्स थे उनको वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कंटिन्यू करने में और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो चाइना पॉलिसी थी उसके साथ ज़्यादा कंटिन्यूटी नज़र आ रही है जो बिडेन की, ना कि डिसकंटिन्यूटी। अब चलिए इंडिया की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल डायनामिक्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएस का रिलेशन किस तरीके का है। इंडिया और यूएस का रिलेशन ना ही सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल से भी बहुत अच्छा है। दिन ब दिन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं भारत और अमेरिका के। वहीं अगर आप रशिया की बात करते हैं तो इंडिया रशिया का कॉमर्स में रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि डिफेंस में रिलेशन बहुत अच्छा और बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अगर आप चाइना की बात करेंगे
तो इकोनॉमिक एंगल से तो बहुत रिलेशन है, लेकिन अभी कुछ दिनों से पॉलिटिकल अगर एंगल देखा जाए, पॉलिटिकल ट्रस्ट पूरी तरीके से डिप्लीट हुआ है। गालवान वैली में जो जिस तरीके से वारदात हुए और चीज़ें हुई हैं, या लगातार ये इंक्रोचमेंट बढ़ता जाता है, इस वजह से जो चाइना की टुवर्ड्स एक अग्रेसिव पॉलिसी भारत की नज़र आ रही है आज के दिनों में। यूरोप की अगर आप बात करें तो यूरोप के साथ जो वो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कॉमर्स को तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई सिक्योरिटी कॉपरेशन भारत का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएस के साथ एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया यूएस का रिलेशन अभी दो और फैक्टर है जिस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। देखिए, इसमें इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी थी, जैसे कि 90s के समय में इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ बहुत अच्छा नहीं था, उसके पहले भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि अलग अलग जो यूएस की आइडियोलॉजी थी, भारत उसको मानने से इनकार करता था। दूसरी तरफ भारत में जो एक फियर था कैपिटलिज्म को लेकर के, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट कंपनी थी, उसने वो भारत में आती है और भारत को पूरी तरीके से 200 साल तक अपने कब्जे में कर लेती है। तो उन चीज़ों को लेकर के भारत में एक मिसट्रस्ट ऑलरेडी था, और यही वो थॉट था जिसने कि इंडिया और यूएस को पास आने नहीं दिया था। लेकिन 90s के बाद चीज़ें बदलती चली गई। आज अगर आप देखेंगे तो भारत में, अगर भारत की जीडीपी को ही देख लीजिए, 90s के समय में 270 बिलियन डॉलर ये हुआ करता था, और आज कितना है 2020 में? आज 2020 में 20 साल के बाद ये 2700 बिलियन डॉलर है, और इसने भारत को वर्ल्ड की 5 टॉप इकोनॉमीज़ में पहुंचा दिया है। तो इससे क्या हुआ, भारत का जो एक इन्फ्लुएंस है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इमर्ज हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, बढ़ा है, और आज विश्व के सारे देश भारत के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल एंगल पर अगर आप बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट 4 से 14 तक अगर आप जाएं देखें, मेड सच हैवी वेदर द हिस्टोरिक इनिशिएटिव्स हैव साइंड विद द यूएस इन मिड 2005, struggled to implement the nuclear deal and started walking back from the फ्रेमवर्क फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर उस समय में नहीं किया गया था। सो द एनडीए गवर्नमेंट इन पावर 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है, हैड द पॉलिटिकल विल टू बिल्ड ऑन यूएस इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय द यूपीए गवर्नमेंट। अब जब नई सरकार आती है, एनडीए गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने क्या किया, यूएस के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया, बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग को बढ़ाया, और शेप द कोलिशन अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। क्वाड को रिवाइव किया गया, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को एनहांस किया गया, इवन वैक्सीन डिप्लोमेसी में दोनों देशों ने साथ काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले सालों में, जिसने कि इंडिया यूएस के रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया। अगर आप डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे डिफेंस कोऑपरेशंस दोनों देशों के बीच में हुए हैं, बीका, लेमोआ, ये सारी चीज़ें साइन की गई हैं इंडिया यूएस के बीच में। एंड अब जाकर के डिजिटल समिट होने वाला है क्वाड का, क्या एजेंडा बनता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इन शॉर्ट, जो अभी तक कहा जा रहा था कि इंडिया यूएस का रिलेशन अब अच्छा नहीं रहेगा या फिर दरार आ सकती है, ऐसा कुछ भी सही साबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, चूंकि हम कोटा पर डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में, तो आप उसी पर लिखेंगे, मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 150 वर्ड में अपना आंसर लिख करके और अपलोड करेंगे आइए बार आंसर रिव्यू ग्रुप में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल फिर हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लाइव सेशन में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।